हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई टॉपिक के साथ आपके साथ हैं। टॉपिक है इतिहास का परिचय। सबसे पहले इतिहास की एक परिभाषा दी गई है। ऐसा निश्चित रूप से हुआ, ये सामान्य परिभाषा है। अन्य इतिहासकारों की परिभाषा भी मैं किसी समय आपके साथ बात करूंगा। हिस्ट्री शब्द जो है ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है जानना, खोजना, अनुसंधान, जानकारी प्राप्त करना। ये सारे उसके अर्थ हैं। हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग हेरोडोटस साहब ने किया। इनका चित्र आप देख रहे होंगे। इनके विषय में आपको बहुत कुछ जानना है, खासकर जो हायर एजुकेशन के विद्यार्थी हैं उनको, JRF नेट, PGT, TGT वाले। इन्होंने एक बुक लिखी, द हिस्टोरीज इंक्वायरीज भी इस बुक का नाम है। ये बुक, ये पुस्तक 3 भागों में बटी हुई है और इन 3 भागों के भी अन्य 3 भाग हैं। तो ये 9 भागों में बटी हुई है, जो यूनान की 9 देवियों को समर्पित है। इस पुस्तक का मुख्य विषय पर्शियन युद्ध है। फादर ऑफ हिस्ट्री सिसरो को कहा जाता है। होमर ऑफ द पर्शियन बार हेरोडोटस साहब को शार्लटवेल ने कहा था। शार्लटवेल साहब ने कहा था। हेरोडोटस के विषय में आपको और भी जानकारी प्राप्त करनी है, किसी समय वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। हिकैटियस ये यूनान के पहले इतिहासकार थे, जिनको हेरोडोटस का पूर्वगामी भी कहा जाता है। फिर एक नाम है थुसाइडाइडस। इन्होंने भी एक किताब लिखी। इस किताब में एथेंस और स्पार्टा के बारे में, जो युद्ध हुआ था उसके बारे में जानकारी मिलती है। इस पे कई फिल्म भी बनी है। अब नाम आता है लियोपोल्ड वान रांके का। ये एक जर्मन इतिहासकार थे। इनको आधुनिक इतिहास का जनक भी माना जाता है। ब्रूनी का नाम आता है। ये पहले आधुनिक इतिहासकार कहे जाते हैं। पॉलीबस का भी नाम आता है, जो इतिहासकारों के इतिहासकार के नाम से जाना जाता है। चाइना को, जो चाइना देश है, इतिहासकारों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास दर्शन के विषय में। इतिहास दर्शन जो शब्द प्रयोग हुआ पहली बार वोल्टेयर साहब ने प्रयोग किया था। ये फ्रांसीसी प्रबोधन युग के इतिहासकार हैं और इस शब्द का वास्तविक प्रतिपादन, इतिहास दर्शन शब्द का वास्तविक प्रतिपादन हीगेल ने किया था। इतिहास दर्शन पर जो लेखन परंपरा शुरू हुई है वो इटली से शुरू हुई है। जे विको नाम के एक व्यक्ति हैं, इनकी एक बुक है द न्यू साइंस। इससे मानी जाती है इतिहास दर्शन की लेखन की जो परंपरा है वो इटली से शुरू हुई है। और जे विको एक व्यक्ति है, उनकी किताब है द न्यू साइंस से मानी जाती है। अब जरा भारत के संदर्भ में भी देख लीजिएगा। इतिहास शब्द का प्रयोग अथर्ववेद में पहली बार हुआ है।
इतिहास को पंचम वेद छांदोग्य उपनिषद में बोला गया है। रास्तरंगड़ी, जिसका शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, ये किताब 2 वर्षों में कंप्लीट की गई है कल्हड़ के द्वारा, जो संस्कृत भाषा में लिखी है। रास्तरंगड़ी के विषय में आपको और भी चीजें जाननी होंगी। इतिहास में कितने भागों में बटी है और उसके कई चैप्टरों के विषय में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। और ये कश्मीरी लेखक के कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है 12वीं शताब्दी में। इसी कारण कल्हड़ को आधुनिक इतिहास लेखन पद्धति के अनुसार भारत का पहला इतिहासकार माना गया। ध्यान रखिएगा, इस किताब का इंग्लिश एडिशन, इंग्लिश रूपांतरण ऑरेल स्टाइन साहब ने किया है। ऑरेल स्टाइन। फिर राम कृष्ण गोपाल भंडारकर, इनको आरजी भंडारकर भी कहा जाता है, आधुनिक भारत के पहले इतिहासकार ये माने गए हैं। राजा राजेंद्र लाल मित्रा, ये आधुनिक भारत के पहले वैज्ञानिक इतिहासकार माने जाते हैं। ये भारत के पहले भारतविद हैं और एशियाटिक सोसाइटी के पहले भारतीय अध्यक्ष भी हैं। इतिहास के प्रमुख तत्व या घटक भी होते हैं, इसको भी आपको जानना चाहिए। जैसे इतिहास में प्रश्न होता है हु, किसके बारे में बात की जा रही है, व्हाट, किस घटना के बारे में बात की जा रही है, वेयर, कहाँ या किस प्लेस की बात की जा रही है, व्हेन, कब, किस पीरियड की बात की जा रही है, और सोर्सेस, इन सब के बारे में बात की जाती है। जिस पर्सन या व्यक्ति के बारे में बात की जाती है वो इतिहास का पात्र होता है। हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये इतिहास के कुछ घटक होते हैं और इसमें एक सोर्सेस भी होता है, स्रोत। इतिहास के 2 स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। इनके बारे में हम अलग से आप कोई किसी टॉपिक में बात करेंगे। प्राथमिक सोर्स क्या होते हैं, द्वितीयक सोर्स क्या होते हैं, और इन सोर्सेस की, स्रोतों की, साहित्यिक स्रोतों की, पुरातात्विक स्रोतों की अपनी अपनी विशेषताएं या कमियां भी होती हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे आए हुए हैं। आगे चलते हैं। इतिहास का वर्गीकरण कालक्रम के आधार पर 1688 में जर्मन हिस्टोरियन थे क्रिस्टोफ सेलेरियस। इन्होंने त्रिभागीय विभाजन प्रस्तुत किया समय या काल के आधार पर। दूसरा नाम आता है जेम्स मिल साहब का। इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा। इन्होंने 1806 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किताब लिखी और यह साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की पहली कृति मानी जाती है। और जेम्स मिल को साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का पहला इतिहासकार भी माना जाता है। जेम्स मिल ने सांप्रदायिक आधार पर भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। अब हम लोग
पुनः इतिहास का वर्गीकरण कर रहे हैं पुरावशेषों की दृष्टि से एवं लेखन कला की दृष्टि से। इतिहास का वर्गीकरण प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, प्रागैतिहास, आदि इतिहास और इतिहास के रूप में। यह वर्गीकरण त्रिकाल पद्धति कहलाता है। जो ये वर्गीकरण किया गया है प्रागैतिहास, आदि इतिहास और इतिहास, जिसे C.J. थॉमसन साहब ने किया है। ये C.J. थॉमसन साहब हैं, कोपनहेगन डेनमार्क नेशनल म्यूजियम के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। जरा प्री हिस्ट्री और प्री हिस्टोरिक एज के विषय में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। प्री हिस्ट्री या प्री हिस्टोरिक एज का सर्वप्रथम प्रयोग किया डेनियल विल्सन साहब ने। इन्होंने बुक लिखी द आर्कियोलॉजिकल एंड प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड, और ये 1851 में ये बुक पब्लिश हुई। प्री हिस्टोरिक पीरियड इज रिलेटेड टू, प्रागैतिहासिक काल जो है वो संबंधित है मानव के उद्विकास से, तकनीकी विकास से, तथा लिखित साक्ष्य उपलब्ध न होने से। इसी कारण से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं क्रिस्टोफर हॉक्स, इन्होंने प्री हिस्टोरिक यानी प्रागैतिहासिक काल को ग्रंथ रहित पुरातत्व कहा है। टेक्स्ट फ्री आर्कियोलॉजी, ग्रंथ रहित पुरातत्व की संज्ञा दी है, ये कहा है। जो मानव का उद्विकास हुआ है वो प्रतिनूतन काल, प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। आधुनिक मानव, मॉडर्न ह्यूमन जो होमोसेपियन है, वो अपर पैलियोलिथिक, उच्च पुरापाषाण काल यहाँ आया था, इस काल में आया था। विश्व संदर्भ में होमोसेपियंस के प्राचीनतम प्रमाण जो मिले हैं वो जेबेल इर्दुह, मोरक्को में एक जगह है, वहाँ से मिले हैं, जो 3 लाख वर्ष पुराने हैं। और जिनको जीन जैक्स हेवलिन ने खोजा है। ये फ्रांस के थे, इन्होंने खोजा है 1935 में। प्री हिस्टोरिक सोसाइटी लंदन में बनी, जिसके फाउंडर मेंबर थे, संस्थापक थे चाइल्ड पिगट और ग्राहम क्लार्क। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने कहा है मानव एक औजार बनाने वाला प्राणी है, ह्यूमन इज ए टूल मेकर। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये कहा है। और केपी ऑकले ने एक बुक लिखी है द मैन टूल मेकर। ये बुक है, देखिए ये मैंने मेंशन कर दिया है, ये बुक है द मैन टूल मेकर, केपी ऑकले ने। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में। होमो हैबिलस के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये पहला पत्थर के औजार बनाने वाला मानव था।
तो इसी कारण से होमो हैबिलस को कारीगर मानव भी बोला जाता है, टूल मेकर भी बोला जाता है। होमो हैबिलस मानव की एक प्रजाति है। कुछ इथोपिया की जगह भी हैं, हदार और गोना इथोपिया की जगह है। यहाँ से स्टोन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, टूल्स के। विश्व के सबसे प्राचीनतम पत्थर के औजार मिले हैं जो 25 लाख वर्ष पुराने हैं। इथोपिया में भी एक जगह और है, दिकिक और बौरी। यहाँ पर पशुओं की हड्डियों पर मानव द्वारा उपकरणों से काटने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये स्थान आप याद रखिएगा। ये मदर ऑफ मैन है, लूसी जिसको कहा गया है। स्केलेटन AL288-1 ये मदर ऑफ मैन है, लूसी। ये इसका चित्र है, ये बनाया है। इस पर एक फिल्म भी बनी है हॉलीवुड में, मौका मिले तो देखिएगा। आइए, जो लूसी है मदर ऑफ मैन बोली जाती है। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस की एक प्रजाति है। ये 1974 में डोनाल्ड जॉनसन ने हदार नामक स्थल जो इथोपिया में है वहां से खोजा है इसको। डोनाल्ड जॉनसन साहब ने एक किताब भी लिखी है, लूसी द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन काइंड। ये सब आपको याद करने हैं। आगे चलते हैं हम लोग। सेलम, जिसको लूसीज बेबी भी कहा गया है, ये दिख रहा है छोटा सा बच्चा। ये विश्व का सबसे छोटा 3 साल का बच्चा है जो दिकिक में मिला है, इथोपिया में है। 2006 में खोजा गया है। ये सब आपको याद करना है, जेरेसन अलेक्जेंडर के द्वारा। दिख रहा होगा बेबी एक। अब कुछ नाम आते हैं फ्रांसीसी पुराविद के भी, सोनिया हरमंडे और जेसन लेविश का। इन्होंने भी कुछ खोजें की हैं। एक जगह है लुमेक्वी, लुमुक्वी 3, ये तुर्काना लेक है, कीनिया में है, देखिएगा मैप में। यहाँ से इन्होंने पत्थर के यानी टूल्स बनाने वाली मानव के प्राचीनतम प्रमाण खोजे हैं, जो लगभग 33 लाख वर्ष पुराने हैं। लुमुक्वी 3 से हाल ही में विश्व के सबसे प्राचीनतम ओल्डेस्ट टूल्स यहाँ से मिले हैं। बर्ड्स ओल्डेस्ट स्टोन टूल्स हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम हियर, जो 33 लाख वर्ष पुराने हैं। और जो प्राचीनतम टूल्स बनाने वाली ओल्डेस्ट मानव प्रजाति है, प्राचीनतम मानव प्रजाति है जो पाषाण के उपकरण बनाती थी, वो
ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस या केन्यांथ्रोपस प्लेंटियाप्स है? ध्यान रखिएगा। एक और जगह है, आरन बाल्टजा, स्पेन में है। यहां से निएंडरथल मानव के द्वारा लकड़ी के निर्मित उपकरणों के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ये विश्व संदर्भ में बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मेथड्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक स्टडी, प्राग इतिहास को जानने के मेथड, ये कुछ मेथड हैं। इसको प्रारूप की बोलते हैं और इसको सूक्ष्म घर्षण विधि विश्लेषण बोलते हैं, इसको वंश पुरातत्व बोलते हैं, इसको पोटेशियम आर्गन मेथड बोलते हैं। ये सब आपको किसी टॉपिक में किसी समय में पढ़ाऊंगा, ये आपको जानने हैं ये सारे। सेटलमेंट पैटर्न, साइट कैचमेंट एनालिसिस, कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी, ये सब आपको पढ़ने हैं। पर्यावरणीय नियतिवाद, ये सब आपको पढ़ना है। किसी समय में टॉपिक इसको उठाऊंगा और आपको करा दूंगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्री हिस्टोरिक एज, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्री हिस्टोरिक ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेस, स्रोत के आधार पर यह वर्गीकरण दिया गया है। स्रोत क्या है? स्टोन टूल्स, पत्थर के उपकरण, और चेंजिंग इन टूल्स टेक्नोलॉजी, जो टूल्स में टेक्नोलॉजी चेंज हुई है उसके आधार पर स्टोन के पत्थर के जो उपकरण हैं उसके आधार पर, और उनमें जो टेक्नोलॉजी प्रयोग की गई है, जैसे कूर टेक्नोलॉजी, फ्लेक, ब्लेड, लावालवाई, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, उसके आधार पर फॉसिल्स, जीवाश्म, फ्लोरा और फौना, ये पेड़ों के, वनस्पतियों के, फौना में जीव और जंतु दोनों आ जाएंगे। लाइफ स्टाइल कैसी थी? नोमिडिक थे, यायावरी थे, घुमंतू थे। रॉक पेंटिंग कैसी करते थे, चित्रकारी कैसे करते थे, कई जगह से इसके साक्ष्य मिल रहे हैं, हरियाणा से भी साक्ष्य मिले हैं। और जो स्ट्रक्चर बनाते थे वो कैसे थे, उसके रिमेन्स मिले हैं। उसके आधार पर हम लोग प्री हिस्टोरिक सोर्स के आधार पर बात करेंगे। पैलियोलिथिक और नियोलिथिक, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल जो शब्द है सबसे पहले यूज किए थे जॉन लुबाक ने। इनकी एक बुक है द प्री हिस्टोरिक टाइम्स एंड एंशिएंट रिमेन्स। ये दो शब्द है, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक। जो मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल है, द टर्म मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था 1866 में हॉडर बेस्ट्रॉप ने। लेकिन मेसोलिथिक शब्द या मध्य पाषाण काल शब्द को पॉपुलर किया गार्डन चाइल्ड ने। दो प्रश्न यहां बने हैं, पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, पहली बार प्रयोग किसने किया था, और पॉपुलर या प्रसिद्धि किसने दिलाई थी। उनकी एक बुक है गार्डन चाइल्ड साहब की बुक, द डॉन ऑफ द यूरोप, 1947 में ये पब्लिश हुई थी। इस बुक में
गॉर्डन चाइल्ड ने इस शब्द को पॉपुलर किया था। याद रखिएगा, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, नवपाषाण काल को क्रांति की संज्ञा या पहली बार जो शब्द प्रयोग किया गॉर्डन चाइल्ड साहब ने प्रयोग किया था। इनकी बुक है मैन मेक्स हिमसेल्फ, 1936 में पब्लिश हुई थी ये। इनकी 2 बुक आ गई, इनको आप याद रखिएगा, ये बुक्स पूछी गई हैं। अब जरा इंडियन प्री हिस्टोरिक एज को भी एक बार देखते हैं। ये प्री हिस्टोरिक एज के जो साक्ष्य मिले हैं 1842 में डॉक्टर प्राइम रोज को मिले हैं कर्नाटक के लिंगसुगर से, जहां से उन्हें पत्थर के तीर के फलक मिले हैं, स्टोन एरो हेड्स मिले हैं। कैसे होते हैं क्लास में आइएगा, दिखा देंगे कैसे होते हैं वो भी। फादर ऑफ द इंडियन प्री हिस्टोरिक इरा रॉबर्ट ब्रूसफुट बोले जाते हैं। भारतीय प्राग इतिहास के जनक और भारतीय आर्कियोलॉजी के जनक ए कनिंघम साहब बोले जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 2 अलग प्रश्न हैं। भारतीय प्राग इतिहास के जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट और भारतीय आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व के जनक ए कनिंघम साहब थे। दोबारा हम इनके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे जब हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, अभी सामान्य जानकारी है। अब जरा एशियाटिक सोसाइटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी विलियम जॉन साहब ने बनाई थी, फिर द एशियन सोसाइटी नाम पड़ गया 1825 में। 1832 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, फिर 1936 में द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। विलियम जॉन साहब सुप्रीम कोर्ट के फोर्ट विलियम में एक न्यायाधीश थे। यहां से एक पत्रिका भी निकलती थी जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्च, मैगजीन निकलती थी एशियाटिक रिसर्च नाम से, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में ये डिपार्टमेंट है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा ये चीज भी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स, ठीक है। जरा भारतीय संदर्भ में फिर देखते हैं। एच.डी. सांकलिया साहब ने भारतीय पुरातत्व के इतिहास का विभाजन किया है। एच.डी. सांकलिया साहब हैं, इन्होंने भारतीय पुरातत्व के इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया है। जरा देखते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम एज 1861 से लेकर 1902 का, जॉन मार्शल एज 1902 से लेकर 1944 और मार्टिमम व्हीलर एज 1944 से लेकर 1960। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तीनों एज आपको पढ़ने हैं। कभी समय मिलेगा तो मैं भी इस पे वीडियो बना के आपको दे दूंगा, देख लीजिएगा। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, ध्यान रखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, अभी मैंने बताया था, स्रोत के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण किया गया है भारतीय संदर्भ में। सोर्सेज भी 2 प्रकार के होते हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। इस पे भी एक वीडियो बना देंगे हम आपके लिए, इसकी कमियां क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती हैं और किस तरह से डिगिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल जैसे करते हैं, देखेंगे किसी समय। प्री हिस्ट्री प्राग इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री आदि इतिहास और इतिहास। अब जरा ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल है, ऐसे प्रश्न आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं जब आप असिस्टेंट प्रोफेसरी का इंटरव्यू देते हैं या पीजीटी का इंटरव्यू देने को कभी मिलता है, तब ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। सोर्सेस के आधार पर वर्गीकरण है, ये उपस्थित है और इतिहास लेखन में उनका प्रयोग है, उपस्थित है, इतिहास लेखन में प्रयोग है, उपस्थित है, अवेलेबल है और इतिहास लेखन में प्रयोग है। ये प्री हिस्टोरिक एज है, ये प्रोटो हिस्टोरिक एज है, ये हिस्ट्री का है।
ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, ये लिटरेरी सोर्सेज हैं, ये पुरातात्विक है, ये साहित्यिक है। जरा समझना इस मैप को। प्राग इतिहास या प्री हिस्टोरिक एज वह कालखंड है इतिहास का जिसमें पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं और उनका इतिहास लेखन में प्रयोग है, लेकिन साहित्यिक स्रोत नहीं मिलते हैं, न ही उनका इतिहास लेखन में प्रयोग है। ऐसे इतिहास के कालखंड को हम लोग प्री हिस्टोरिक एज यानी प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। बड़ा सिंपल परिभाषा है। प्रोटो हिस्ट्री, आदि इतिहास, ऐसा इतिहास जिसमें पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं और उनका ऐतिहासिक लेखन में प्रयोग होता है, साथ ही साथ साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं लेकिन उनका इतिहास के लेखन में प्रयोग नहीं हो पाता है क्योंकि उनका लिपि अभी तक पढ़ा नहीं गया है। एग्जाम्पल सिंधु घाटी सभ्यता, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को प्रोटो हिस्टोरिक एज यानी आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है। इतिहास का ऐसा कालखंड जिसमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत उपलब्ध हो और जिनका ऐतिहासिक लेखन में प्रयोग भी हुआ हो, उस कालखंड को इतिहास कहते हैं। दोस्तों, ये सिंपल सा डायग्राम है। ये आपसे कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिएगा, मेरा याद कराने का भी दृष्टिकोण होता है क्लास में, कैसे मैं बच्चों को याद कराऊं। तो डायग्राम के थ्रू क्लास में जब आएंगे तो लिखा हुआ भी मिलेगा, उसे भी पढ़िएगा, नोट्स वगैरह में दिया गया है। ये टेबल के फॉर्म में आपको याद कराने का तरीका है। आगे चलते हैं हम लोग। प्री हिस्टोरी और स्टोन एज के बारे में अन्य जानकारियां भी। खोजकर्ता थे डॉक्टर प्राइमरोज। इन्होंने प्रागैतिहासिक उपकरणों खोजे। पत्थर के चाकू थे और पत्थर के तीर के फलक थे। 1942 में लिंगसुगर, डिस्ट्रिक्ट रायचूर, कर्नाटक से, और 1853 में जॉन सिबांस ने नर्मदा नदी के कछार में, बेड में खुदाई की, जैसे टी नरसिंहपुर, डिस्ट्रिक्ट जबलपुर, मध्य प्रदेश, एमपी में। वहाँ से बहुत सारे टूल्स इकट्ठे किए और उनको व्यवस्थित रूप से प्रकाशित करवाया, पब्लिश करवाया। ठीक है, इनका भी बड़ा योगदान है। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, ये जियोलॉजिस्ट थे, भूगर्भ विज्ञानी थे, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे उस समय। इन्हें आर्टिफैक्ट्स मिले। आर्टिफैक्ट्स होते हैं मानव के हाथ के द्वारा निर्मित उपकरण, जो हाथ की कुल्हाड़ियाँ थीं, पल्लवरम से मिली हैं, चेन्नई, तमिलनाडु से। 1884 में विलियम किंग ने, इन्होंने भी हैंड एक्स मिली इन्हें, अतरमपक्कम, तमिलनाडु से। (1935) में एल कैम्ब्रिज अभियान आया। ये दक्षिण भारत में भी आया, गया घूमने, खुदाई वगैरह की। उत्तर भारत में भी घूमा, हिमालय की तलहटी में भी घूमा, हिमालय की बेल्ट में भी गया ये। इसमें डी टेरा और पीटरसन प्रमुख व्यक्ति थे। इन लोगों ने हिमालय के एक भाग है शिवालिक, उसका एक भौगोलिक हिस्सा है पोतावार का पठार, वहां पर एक सोहन वैली है, उसका उन्होंने उत्खनन किया। कुछ बहुत सारे एविडेंस इनको मिले हैं।
बहुत इम्पोर्टेंट है ये। 1950 में एक बुक पिगट साहब ने पब्लिश की, प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्री हिस्टोरिक और स्टोन एज, ये पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल को हमने बांटा है। और पैलियोलिथिक को यानी पुरापाषाण काल को 3 भागों में हमने बांटा है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं, कृपया करके इंग्लिश के नामों को ही आप याद रखें। हिंदी के नाम बहुत सारे हैं, मैं आपको क्लास में जब होंगे तो मैं लिख के बता दूंगा आपको, उनको आप देख लीजिए। ये लोअर पैलियोलिथिक, निम्न पुरापाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक, मध्य पुरापाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक, उच्च पुरापाषाण काल। पैलियोलिथिक को हम लोग ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। जरा इसके विषय में और चीज देखते हैं पैलियोलिथिक के बारे में। क्लाइमेट कैसा था? आइस एज था। लाइफ कैसी थी? नोमैडिक थी, यायावरी थी, घूमते रहते थे, जहाँ खाना मिला खा लिया, फल फूल मिल गया खा लिया, जानवर को मारा खा लिया। शिकारी थे और फूड कलेक्टर, फूड गैदरर, यानी भोजन या खाद्यान्न को इकट्ठा करते थे। ठीक है, जो मिल गया फल फूल खा लिए और आगे बढ़ दिए। इस तरह उनका यायावरी जीवन था, नोमैडिक जिसको बोलते हैं। रहने का स्थान उनका नेचुरल प्लेसेस था, प्राकृतिक स्थान थे। जैसे कोई गुफा मिली उसमें शरण में चले गए, कोई बड़ा सा पत्थर मिल गया उसकी शेल्टर में, उसके शरण में, उसके सहारे रुक लिए। कोई वृक्ष बड़ा सा मिल गया उसके सहारे रुक गए, उसमें रुक गए, छाया में, उसके शेल्टर में। गुफाएं हो गई, ये सारे उनके रहने के स्थान थे। अर्ली जो ह्यूमंस हैं, वैज्ञानिक इतिहासकार बताते हैं, सबसे पहले अफ्रीका रीजन में आए। कभी कभी ऐसे प्रश्न आए हैं। फिर उसके बाद यूरोप में पहुंचे, फिर उसके बाद एशिया रीजन में आए। ध्यान रखिएगा, अर्ली ह्यूमंस का जो इवोल्यूशन हुआ, उद्भव हुआ, अफ्रीका में हुआ। उसके बाद फिर वो यूरोप में आए, फिर वहाँ से वो एशिया में फैल गए। पैलियोलिथिक एज जो है, पुरापाषाण काल का जो समय है, उसका वर्गीकरण है अफ्रीका में किया गया है अर्ली, मिडल, लेटर। आपने किताबें पढ़ी होंगी तो उसमें ये भी शब्दों का प्रयोग किया गया है, अर्ली, मिडिल और लेटर। जो यूरोप में वर्गीकरण किया गया है वो लोअर, मिडिल और अपर में किया गया है। तो जब ये खोजें हो रही थी, भारत कॉलोनी था, उपनिवेश था, तो यूरोप का ही हमारे यहाँ फॉलो किया गया है, लोअर, मिडिल, अपर के रूप में। ध्यान रखिएगा। 1870 के दशक में लुइस लेटार्ट, जो फ्रेंच भूगर्भ शास्त्री और वनस्पति शास्त्री हैं, क्लासिफाइड किया पैलियोलिथिक एज को, पुरापाषाण काल को, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल में जो वर्गीकरण किया लुइस लेटार्ट साहब ने किया था। इनका जो वर्गीकरण का आधार था स्टोन इंडस्ट्री और टूल इंडस्ट्री के आधार पर था। पत्थर का जो प्रयोग होते हैं उनके आधार पर और जिस तरह के टूल्स बनते हैं उसके आधार पर इन्होंने ये जो वर्गीकरण किया था लेटार्ट साहब ने, ये है। फिर ये वर्गीकरण आपको दिखा दिया है। अब हम लोग कभी बात करेंगे तो पैलियोलिथिक हम लोगों ने बात कर लिया है, अब इन पार्ट्स की बात करेंगे। फिर किसी समय मेसोलिथिक, फिर अगले किसी समय नियोलिथिक में, किसी समय लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। इनको एक एक वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आगे के वीडियो शॉर्ट में होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना समय दिया और देखा।
धन्यवाद, शुक्रिया।